Assalamu alaikum. This is Sir Mohammad Hamza here from Accounting. So today we are going to discuss further company accounts concepts in this lecture. But this video is solely for AS plus A2 accounting students because in this video I'm going to cover concepts uh, which are solely a part of A-level accounting syllabus. The only mutual concept between A levels and O levels will be that of dividends. तो सबसे पहले करंटली बात करेंगे प्रपोज डिविडेंड में। डिविडेंड में थोड़ा बहुत तो उस दिन बात की थी कि वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो डिविडेंड देके सिंपली पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। प्रॉफिट में से कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। तो एज अ शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को एज थैंक यू के तौर पे कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। तो और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स है विच आर ओनर हु आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। ये एज एक्सपेंस नहीं होगा बिजनेस का, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है क्योंकि ये ओनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंपनी के। और ये दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरिम dividends which are declared during their and paid during their are known as interim dividend. So what happens with these dividends is that firstly they are declared or announced during the company meeting. After that, company shareholders are going to vote for these dividends. If the majority of the shareholders vote for these dividends, then only in that case these dividends will be paid. तो ड्यूरिंग द ईयर ही डिविडेंड पे डिक्लेयर भी हो गया और ड्यूरिंग द ईयर वो पे भी हो जाता है, तो वो इंटरिम डिविडेंड होगा। आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन में उसने बोला होगा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो बस वही उसी से आप लोग को समझ जाना है कि डिविडेंड एडजस्ट होगा क्योंकि वो पे हो गया करंट ईयर के दरमियान। जब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स वोट करते हैं डिविडेंड के लिए, तो अराउंड 2 मंथ्स का प्रोसेस होता है जिसमें डिविडेंड जो है वो पे हो जाता है शेयर होल्डर्स को और उनके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है शेयर होल्डर्स के डिविडेंड। फिर जो एक और है अनदर इज प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। ये वो डिविडेंड है विच विल बी डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द ईयर और आफ्टर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। So it will not be paid during the current year. It will not be paid during the current year, but during the following or next year. यहाँ देखिए फॉलोइंग का मतलब है नेक्स्ट। तो एक तो ये कि अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स इसके लिए अप्रूव करते हैं तो फिर ये नेक्स्ट ईयर में पे होगा जाके, क्योंकि करंट ईयर के एंड में या करंट ईयर के एंड के बाद अगर मीटिंग में ये डिक्लेयर हो रहा है तो फिर पहले तो शेयर होल्डर्स वोट करेंगे। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने अगर वोट किया इन डिविडेंड्स के लिए तो फिर वही 2 to 3 मंथ्स का प्रोसेस होगा इसकी पेमेंट के लिए। तो करंट ईयर में पे नहीं होगा, और करंट ईयर में अगर ये पे नहीं होगा तो एज पर IS 10 ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब क्योंकि IS यहाँ मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं, तो मैं IS की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और AS वाले स्टूडेंट्स को दे डोंट नीड टू फोकस अपॉन IS 10 बिकॉज IS इज एन A2 टॉपिक। उनको से इतना क्लियर होना चाहिए AS के स्टूडेंट्स को कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसका सिंपल मीनिंग ये कि करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये एडजस्ट नहीं होगा। अगर AS पे भी इसका ट्रीटमेंट पूछ रहा होता है कि व्हाट शुड बी व्हाट हाउ प्रपोज्ड डिविडेंड्स विल बी ट्रीटेड और व्हाट शुड बी डन विद द प्रपोज्ड डिविडेंड्स,
तो उस पर सिर्फ ये लिखना काफी नहीं, एएस के स्टूडेंट के लिए भी, कि एडजस्ट नहीं होगा या करंट ईयर के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक और चीज मेंशन करनी है, और वो मैं एक्चुअल कंपनी की भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि उसने प्रपोज डिविडेंड्स को किस तरह शो किया अपने अकाउंट्स में, या वो प्रपोज डिविडेंड के साथ क्या करती है करंट ईयर के। तो हाई करंट ईयर के अकाउंट्स में एडजस्ट नहीं होगा। ये बात A2 वालों को भी मेंशन करनी होती है, वो IS 10 को भी रेफर ऑब्वियसली एडिशनल मेंशन करेंगे। बट डिटेल्स विल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट क्लास में भी थोड़े दिखाए थे, शेयर कैपिटल की डिटेल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसके बारे में लेकिन इंफॉर्मेशन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज की जाएगी। तो ये देखिए, सेफाइल टेक्सटाइल मिल की जून 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ये देखिए, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल लास्ट में, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग has proposed a cash dividend of 10%, 100 rupees 10 per share और 100%। इसने परसेंटेज में भी और उसने पर शेयर में भी डिविडेंड बताया है। अमाउंटिंग टू टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो डिविडेंड पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कराया होगा, तो ये टोटल अमाउंट आ गई होगी। फॉर द ईयर एंडेड जून 2023, फॉर अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 26। अब इसमें आप खुद देख सकते हैं कि इसका ईयर एंड हुआ है जून में, लेकिन इसकी एजीएम होगी अक्टूबर में। अब तो हो गई होगी। तो वहां पहले मेजोरिटी शेयर होल्डर्स वोट करेंगे, अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने वोट किया इसके फेवर में, तो फिर ये पे किया जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में पे होगा जाके ये। और ये भी मैं शो करूंगा कि ये देखिए, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एडजस्टेड नहीं होगा, 216898। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ वापस इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे, क्योंकि डिविडेंड मेन उस पर एडजस्ट किया जाता है। तो देखिए ये है, इस पे 2 साल की एक साथ देता है, ये करंट ईयर का पार्ट है। तो देखिए, ये जो इसमें अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, रुपीज 10 पर शेयर का डिविडेंड है तो यहाँ, तो देखिए ये जून 2022 का है। ये लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है जो करंट ईयर में पे हो रहा है, वो एडजस्ट हो रहा है। लेकिन जो जून 2023 का रुपीज 10 पर शेयर का प्रपोज डिविडेंड है, वो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब वो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। तो आई होप से आप लोग को इससे इसका क्लियर हुआ होगा। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, या टी अकाउंट्स बनाने, या एंट्रीज बनानी है, उसमें आप स्ट्रेट अवे इसको प्रपोज डिविडेंड को करंट ईयर के इग्नोर करेंगे, दैट्स इट। ये थोड़ी डिटेल में आप लोग को इसलिए और समझा दिए कि अगर उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसमें राइटिंग सही कर सकें। अच्छा, और इसके अलावा ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके एडिशनल रिवॉर्ड्स भी होते हैं, बोनस इशू और राइट्स इशू। बोनस इशू में सिंपली होता है,
बोनस इशू में ये होता है कि जो करंट या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है या जो करंट शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनको फ्री के या मुफ्ते के शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब कैश होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ता इन शेयर्स के लिए। ये फ्री के शेयर्स होते हैं जो सब करंट शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। इनको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। अब कंपनी को कोई फाइनेंस तो उससे रेज नहीं कर सकती। कंपनी के रिजर्व्स यूज होते हैं बोनस इशू को करने के लिए। अभी रिजर्व्स में डिस्कस करूंगा कुछ टाइम में। तो फर्स्टली इसके लिए शेयर प्रीमियम यूज किया जाएगा विच इज अ कैपिटल रिजर्व। उसके बाद जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग यूज किया जाएगा। रिटेन अर्निंग मेनली यूज होता है कुछ एमसीक्यूज में, कुछ क्वेश्चन वो इस उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट द जनरल रिजर्व इज टू बी यूज फॉर द बोनस इशू आफ्टर शेयर प्रीमियम। तो वहां इंस्टेड ऑफ रिटेन अर्निंग पहले जनरल रिजर्व को यूज करेंगे। और अगर शेयर प्रीमियम सफिशिएंट है बोनस इशू को करवाने के लिए तो फिर उसके बाद हमें रिटेन अर्निंग या जनरल रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रीवियसली रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी यूज किया जाता था बोनस इशू के लिए। तो देखिए ये आपका 2023 से 2025 तक का सिलेबस। उसमें लिमिटेड कंपनीज में एक चीज क्लियरली मेंशन्ड है, फॉर द पर्पस ऑफ अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स द रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट टू बी यूज्ड। तो इवन अभी पास पेपर की भी जो वीडियोस करेंगे उसमें अगर पुराने क्वेश्चंस में बोनस इशू हो रहा है तो मार्क्स के अगर देखेंगे आप लोग तो उसने रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी यूज किया हुआ होगा अगर वो अवेलेबल है तो। लेकिन अब हमें करंट ट्रीटमेंट से उन पुराने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम सिरे से ही यूज नहीं करेंगे। वी विल सोनली यूज शेयर प्रीमियम इफ दैट इज नॉट सफिशिएंट। आइदर जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग विल बी यूज्ड व्हिच आर रेवेन्यू। तो देखिए सफल टेक्सटाइल ने भी किसी टाइम पे जो है ये बोनस शेयर्स इशू किए थे। तो इसका जो टोटल इशूड शेयर्स है उसमें से ये सर्टेन शेयर जो बोनस इशू के शेयर्स है। तो बोनस इशू के बारे में एक बात याद रखिएगा, ऑलवेज मेड एट पार वैल्यू। तो बोनस इशू में यू डोंट नीड टू वरी कि शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है या बिलो पार इशू हो रहा है, पार वैल्यू पे ही बोनस इशू किया जाएगा। तो बोनस इशू के नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है या आपने कैलकुलेट कर लिए तो उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के बोनस इशू की अमाउंट निकालनी है। उसके बाद है राइट्स इशू। राइट्स इशू में ये होता है कि इस पे भी करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स देते हैं, लेकिन इस पे शेयर होल्डर्स को इन शेयर्स के लिए पे करना पड़ेगा। एंड राइट्स इशू इज यूज्ड बाय द कंपनी टू रेज फाइनेंस। हाउएवर राइट्स इशू में जिस प्राइस पे या जिस वैल्यू पे एक शेयर इशू हो रहा होगा वो मार्केट प्राइस से कम होगी। इट मींस करंट शेयर होल्डर कैन it means current shareholder can buy the shares for cheaper in comparison to the stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज में उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा इन शेयर्स के लिए। उससे बेटर है कि वो कम प्राइस पे राइट्स इशू के अंदर शेयर बाय कर सकता है कंपनी का।
और ये जो मार्केट प्राइस वाली चीज़ है, ये इसने सीआई के क्वेश्चन में भी टेस्ट की है कि उसने मार्केट प्राइस दे दी थी और फिर उसने कहा था कि राइट्स इशू में जो एक शेयर है वो मार्केट प्राइस से स्पेसिफिक परसेंटेज कम पे इशू हुआ है, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने मार्केट प्राइस पे ही राइट्स इशू करवा दिया था। तो मैं इसके लिए एक्चुअल कंपनी की एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि उसके राइट्स इशू की इशू वैल्यू कितनी है और वो मार्केट प्राइस से कम है या ज़्यादा है। तो अब देखिए सफल टेक्सटाइल मिल की 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसमें देखिए राइट शेयर्स का इसने इशू किया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इशूड राइट शेयर 8% राइट शेयर्स एट रुपीज 400 और पार वैल्यू उसकी 10 है, तो उस पर 390 का प्रीमियम होगा। ये शेयर प्रीमियम भी अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। इन प्रोपोर्शन ऑफ 8 शेयर्स फॉर एवरी 100 हेल्ड। अच्छा, सीआई के क्वेश्चन में इसी तरह देता है कि अगर करंट शेयर होल्डर्स के पास 100 शेयर्स है तो उन्हें 8 शेयर्स राइट इशू के दिए जाएंगे। 2 for 8, 4 for 8, 3 for 2, 1 for 2। ये कॉमन एडजस्टमेंट है सीआई के या ए लेवल के अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में भी, तो इसने भी उसी तरह मेंशन किया है। और देखिए प्रीमियम तो है, प्रीमियम पे हो रहा है शेयर इशू, पार से अबव है, लेकिन ये 400 रुपए की जो उसकी प्राइस है ये मार्केट प्राइस से कम है या नहीं। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है उस पर तो जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो होगा। 2020 में उसने राइट्स इशू किया था, तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट प्राइस कितना चल रहा था। तो एक्चुअली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेटा पोर्टल सर्विस है, ये हमें हिस्टोरिकल शेयर प्राइस को देखने में भी हेल्प करती है। तो देखिए हमें मार्केट में जाना है, हिस्टोरिकल डेटा। तो ये हमने इसके 2020 के शेयर प्राइस क्लोज कर लिया। मल्टीपल डेट्स में मल्टीपल शेयर प्राइसेस मेंशन है, तो हमें किसको देखना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस स्नाइपिंग टूल से मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया ताकि वो उसको एनोटेट कर सकूं मैं अपने पेन से, पेन टैबलेट से। रेड पेन है। तो देखिए हाई वो होता है कि जैसे जून 30 को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हुई, तो उसके वो जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं फ्रॉम 9 to 5, उस दिन में हाईएस्ट शेयर प्राइस 816 रही, क्योंकि थ्रू आउट द ट्रेडिंग आवर्स इस शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट करती है। लोवेस्ट जो 703 पे गई, और फिर जब ट्रेडिंग आवर्स खत्म हुए तो उस वक्त जो फाइनल शेयर प्राइस थी वो ये थी। तो इसमें हम जो कंसिडर करेंगे वो ये क्लोजिंग मार्केट प्राइस है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं। तो देखिए सफायर की जो करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसमें राइट्स इशू एडजस्टेड है, तो उसमें देखिए एक शेयर हमने 400 का इशू किया है, लेकिन उसका स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस था 816.18। इसका मतलब आप खुद देख सकते हैं मार्केट प्राइस ज्यादा था, और राइट्स इशू की जो प्राइस है वो प्रीमियम पे तो है, लेकिन वो मार्केट प्राइस से कम है। ये चीज ने सीआई के क्वेश्चन में भी टेस्ट की है, इसलिए आपको एक्चुअल कंपनी की एग्जांपल देके क्लियर कर रहा हूँ। तो प्लीज इन चीजों को माइंड में रखिएगा। उसके बाद राइट्स इशू बोनस इशू में डिफरेंसेस भी पूछ लेता है ये। तो राइट्स इशू में शेयर होल्डर्स को शेयर्स के लिए पे करना पड़ता है, बोनस इशू में फ्री के शेयर्स मिलते हैं। राइट्स इशू से कंपनी के नेट एसेट्स या इक्विटी इंक्रीज होती है।
बोनस इशू से नेट एसेट से टोटल इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो बोनस इशू से टोटल इक्विटी पे नो इफेक्ट क्यों होता है, ये मैं पास पेपर की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहाँ हमारे पास नंबर्स होंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे बोनस इशू की। उससे आप लोग को क्लियर होगा कि टोटल इक्विटी पे इसका जीरो इफेक्ट क्यों है। राइट्स इशू में शेयर होल्डर्स के पास चॉइस है दैट वेदर दे वांट टू सब्सक्राइब फॉर दिस राइट्स इशू शेयर्स और नॉट, वेयर इज अ बोनस यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द शेयर्स गिवन फॉर फ्री। So these are important bonus differences, and obviously rights issue will result in finance or cash for the company, whereas bonus issue will not result in finance or shares for the company. एक और डिफरेंस यहाँ बता देता हूँ जो वहाँ नोट्स पर भी मेंशन नहीं है, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है अभी। राइट्स इशू से रिजर्व्स इंक्रीज होते, बोनस इशू से रिजर्व्स डिक्रीज होते। अब टोटल इक्विटी में तो मैंने कहा कि जीरो इफेक्ट होता है, लेकिन रिजर्व्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो वो जो रिजर्व्स वाला पार्ट है इक्विटी का वो डिक्रीज होगा बोनस इशू से, वेरस राइट्स इशू उसी को इंक्रीज करेगा। तो अभी जब मैं रिजर्व से बात करूंगा और पास पेपर के हम वीडियोस करेंगे आगे, तो उससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद द डिस्कशन ऑफ रिजर्व्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग को कैलकुलेशंस के लिए भी ऑब्वियसली चीजें क्लियर होनी चाहिए। और देखिए, मैं हर कॉन्सेप्ट या हर थ्योरी को कवर नहीं कर रहा, मैं वो कॉन्सेप्ट और वो थ्योरी को कवर कर रहा हूँ इन वीडियोस में जो कि कंपनी के पास पेपर क्वेश्चंस करने के लिए एसेंशियल है। तो सबसे पहले तो ये कि रेवेन्यू रिजर्व्स ना कंपनी के प्रॉफिट्स या ट्रेडिंग एक्टिविटी से क्रिएट होते हैं। अब ऑब्वियसली कंपनी ट्रेडिंग करेगी तो फिर से प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट होंगे तो उससे रेवेन्यू रिजर्व्स क्रिएट किए जाएंगे। कैपिटल रिजर्व नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज या ट्रेडिंग एक्टिविटीज से नहीं बनते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती है, उससे कैपिटल रिजर्व क्रिएट होने की नौबत आती है लिमिटेड कंपनी में।
तो रेवेन्यू रिजर्व देखिए प्रॉफिट से बनता है और ये डिस्कस हमने किया है। डिविडेंड्स इज एन अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू रिजर्व विल बी यूज्ड टू पे डिविडेंड्स, whereas capital reserves, as they are not created from profits of the company, so they will not be used to pay dividends at all. कैपिटल रिजर्व जिसपे से मेनली सब शेयर प्रीमियम बोनस इशू के लिए यूज होगा, अगर डायरेक्टर्स को रिजर्व्स मोस्ट यूजफुल फॉर्म में यूज करने, ये ना भी मेंशन तो भी शेयर प्रीमियम ही पहले यूज करना है बोनस इशू के लिए। और रेवेन्यू रिजर्व बोनस इशू के लिए या नॉन करंट एसेट की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए यूज हो सकते, अगर कैपिटल रिजर्व उन चीजों के लिए सफिशिएंट ना हो तो। और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अभी आगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डिस्कस करेंगे। रिसेंट क्वेश्चंस में टेस्ट हो रही है फ्रीक्वेंटली, अपवर्ड रिवैल्यूएशन तो होती थी, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो रही है। तो देखिए मेन आपके रिटेन करने का जनरल रिजर्व है जिन पे आपको फोकस करना है। Retained earnings of profit after paying all the expenses and after making distribution, after giving dividends and after creating general reserve, अगर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हमें रिटेन अर्निंग रिजर्व करेंगे, एंड रिटेन अर्निंग विल बी यूज फॉर री इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। जनरल रिजर्व का कोई पर्पस नहीं होता, अनइंटेंशनल है, वो किसी भी पर्पस के लिए फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए भी। अगर डिविडेंड पे करने के लिए भी यूज हो सकता है, बोनस इशू के लिए भी यूज हो सकता है, नॉन करंट एसेट की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है उसके लिए भी यूज हो सकता है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। तो जनरल रिजर्व अनइंटेंशनल है। जैसे हम लोग रियल लाइफ में सेविंग्स कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी कर रहे होते हैं, जनरली भी सेविंग्स कर रहे होते हैं कि किसी भी पर्पस के लिए फ्यूचर में यूज कर लेंगे, उसी तरह जनरल रिजर्व है। डिफरेंस ये कि ये प्रॉफिट प्रॉफिट से क्रिएट होता है, तो रिटेन अर्निंग से ये क्रिएट किया जाएगा। स्पेसिफिक रिजर्व आता नहीं है। वेरियस कैपिटल रिजर्व आपके दो मेन ये शेयर प्रीमियम रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब क्योंकि यहीं से रीड किया जा सकता है तो उसके बारे में लिख के आई विल नॉट वेस्ट टाइम, हम एक्सपेक्ट की एक्चुअल एग्जांपल्स देखेंगे ताकि उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो शेयर प्रीमियम सिंपली है कि कंपनी अगर अबव पार शेयर इशू कर रही है तो पार से अबव जो शेयर इशू करने पे कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी, चाहे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी शेयर्स इशू करे या सेल करे, या राइट्स इशू में कंपनी शेयर्स इशू करे या सेल करे, तो उस पे वो अगर अबव पार हो रहे तो पार से अबव जो अमाउंट है दैट इज नोन एज शेयर प्रीमियम। और क्योंकि इट इज अ कैपिटल रिजर्व। देखिए यहाँ शेयर राइट, इससे जो सफाइल टेक्सटाइल मिल ने राइट्स इशू किया था, इसी से शेयर प्रीमियम की एग्जांपल ले लेते कि उसने 400 रुपीज का एक शेयर इशू किया था, और लास्ट वीडियो से आप लोग को आइडिया आई होप से याद होगा कि पार वैल्यू उसकी रुपीज 10 पर शेयर है। तो अगर 400 पे शेयर इशू हो रहा है और पार वैल्यू 10 है, तो 390 का ऑब्वियसली पर शेयर प्रीमियम हो जाएगा, 400 माइनस 10। इसके बाद मेन है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये तब क्रिएट होता है जब नॉन करेंट एसेट की फेयर वैल्यू या उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू नॉन करेंट एसेट की मार्केट वैल्यू को कहते हैं, अगर वो एक्सीड कर रही हो नॉन करेंट एसेट की नेट बुक वैल्यू को या कॉस्ट को। वैसे मेन कंपैरिजन नेट बुक वैल्यू का और मार्केट वैल्यू का होता है या फेयर वैल्यू का होता है। कॉस्ट से कंपैरिजन उस केस में होगा अगर नॉन करेंट एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता तो। अब सर्टेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से नॉन करेंट एसेट की मार्केट प्राइस काफी इंक्रीज हो सकती है, कि फॉर इंस्टेंस आपका नॉन करेंट एसेट ऐसा है जो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, या वो बहुत कलेक्टर्स आइटम सॉल्ट ऑफ है, तो उसकी मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा है तो हम भी ऑब्वियसली अपने अकाउंट्स में ऐसे नॉन करंट एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, और रिवैल्यूएशन रिजर्व की जो अमाउंट कैलकुलेट होती है वो ये मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू और नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करके की जाती है। अभी जब मैं पास पेपर की वीडियोस करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अपर डिवेल्यूशन की एग्जांपल ये हो सकती है, आप लोगों ने शायद काफी लोगों ने इस गाड़ी को सुना हो, नहीं भी सुना होगा तो दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स कार इन द 90s। तो उस वक्त जब लॉन्च हुई थी तो ये $800 एंड $1 मिलियन थी, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी ये। तो अगर किसी ने 90s में बाइक की होगी ये कार तो इसी प्राइस रेंज में की होगी।
और सपोज करें किसी बिजनेस इसको नॉन करंट एसेट के तौर पे बाय किया, तो अब इतने सालों में मैंने डेप्रिशिएट करके अपने अकाउंट्स में इसकी वैल्यू काफी कम कर दी होगी। अब हम सर्च करेंगे तो उसका हम करंट प्राइस देख सकते हैं। तो आप अराउंड देखें, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट है। इसको डेप्रिशिएट कर करके फॉर इंस्टेंस 400,000 होगा ये बुक्स में, या इससे भी कम हो सकता है। लेकिन अब इसकी देखें मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू 20.5 बिलियन है ऑन एवरेज। कोई कोई 30 मिलियन की भी सेल हुई है। तो आप देखें ओरिजिनल कॉस्ट से काफी ज्यादा अब करंट मार्केट प्राइस है, क्योंकि इसकी डिमांड है ज्यादा। जो कार एंथुसियास्ट है वो ये सब मेजोरिटी लेना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब ये कार मैक्लेरन ने डिसकंटिन्यू कर दी थी, तो अब ये मैन्युफैक्चर नहीं होती। तो इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप में से जो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं उनको आइडिया होगा, व्हेन सप्लाई इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, सो ऑब्वियसली प्राइस इज गोइंग टू शूट अप और इट प्राइस विल जंप। तो ऑब्वियसली मैं उसको नेट बुक वैल्यू में वैल्यू नहीं करूंगा, बल्कि 20.5 बिलियन के क्लोज लाऊंगा मैं अपने बुक्स में इस नॉन करंट एसेट की वैल्यू को। फिर आजकल डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी टेस्ट हो रही है। अच्छा, एक और चीज, आप लोग कोई फेयर वैल्यू वगैरह वर्ड ऐसे यूज नहीं कर रहा होता, एएस के जो क्वेश्चन है उसमें इसके लिए रिवैल्यूड अमाउंट बोल रहा होगा। तो सही बोल रहा था, रिवैल्यूड अमाउंट इज दिस, तो रिवैल्यूड अमाउंट का वर्ड यूज हो रहा होगा। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में ये होता है कि जो फेयर वैल्यू है या रिवैल्यूड अमाउंट है, दैट इज बिलो द नेट बुक वैल्यू। तो हो सकता है नॉन करंट एसेट्स अच्छे कंडीशन में हो, लेकिन सर्टेन रीजंस की वजह से मार्केट वन की वैल्यू डिक्रीज हो गई है काफी, और हमारे बुक्स में उसकी अगर नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, तो हम ऐसे एसेट्स को डाउनवर्ड रिवैल्यू करेंगे। इसकी वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को डिक्रीज करेगी। और ऊपर मैं एक बात कही थी कि अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, तो बाकी हम रिटेन अर्निंग के जनरल रिजर्व से इस अमाउंट को ले सकते हैं, उससे इस लॉस को कंपेंसेट कर सकते हैं। तो उसकी यहाँ तो टाइम नहीं है एग्जाम्पल दिखाने का, लेकिन एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया में। उसमें इधर ही जो हमारे पुराने सिनेमा थे ना, जो एट्रियम न्यूप्लेक्स और उससे पहले के सिनेमा जो थे, वो क्लासिकल सिनेमा का इक्विपमेंट यूज करते थे, और उसमें ऑब्वियसली रील यूज होती थी मूवी को स्क्रीन करने के लिए। तो उसके हिसाब से वो इक्विपमेंट थे उसके, जो काफी एनालॉग इन नेचर थे। अब तो डीसीपी ड्राइव आती है, जो कि सॉर्ट ऑफ मूवी की यूएसबी होती है, उससे डिजिटल मशीन्स में इजीली मूवी की स्क्रीनिंग अप हो जाती है एट्रियम और ड्यूप्लेक्स एक्सेट्रा में। लेकिन पुराने सिनेमा पुराने जमाने का इक्विपमेंट यूज करते थे। तो उस वक्त जो मशीन ऑपरेटर्स थे, और वो अभी भी बहुत पैशनेट है उन मशीन्स के बारे में, तो उन्होंने उनको काफी अच्छी कंडीशन में मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये कि अब क्योंकि उनकी कोई डिमांड नहीं है, किसी थिएटर्स में वो यूज होते नहीं है, तो उनकी मार्केट वैल्यू काफी डिक्रीज हो गई है। और वो ये कह रहे थे कि हमें लिटरली बहुत लोअर वैल्यूज पर, स्क्रैप्स पर उसको सेल करना पड़ रहा है, या हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो दैट विल बी अ गुड एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन।
ये देखिए अब यहाँ आपको सिर्फ रिजर्व्स का टोटल दिया हुआ है। अब इसकी डिटेल्स देखनी तो अब नोट 21 में जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको प्रॉपर ब्रेकअप में दिया हुआ है। तो रिजर्व्स की डिटेल दी हुई, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। और फिर कैपिटल रिजर्व की फर्दर डिटेल दी हुई है, उसमें से शेयर प्रीमियम इतना है। और इसकी नेगेटिव वैल्यू इसलिए क्योंकि सर्टेन एसेट्स को हमने डाउनवर्ड ज्यादा रिवैल्यू किया, तो उसकी वजह से ये कैपिटल रिजर्व नेगेटिव में चले गए कंपनी के। और रिपेयर्स रेवेन्यू रिजर्व ड्यूरिंग देयर इंक्रीज हुए, उसका रीजन ऑब्वियसली कंपनी के record प्रॉफिट्स होंगे। And obviously company made good profit during to the 2000 current year of 2023. तो आई होप सो आप लोग को ये फर्दर कॉन्सेप्ट्स कंपनी अकाउंट्स के क्लियर हुए होंगे। uh, अब जो अपकमिंग वीडियो है इंशाल्लाह उसमें आई विल डिस्कस द accounting entries for company transactions and the statement of changes in equity format and the T account formats for companies. ST accounts are also part of A level company accounting. Allah Hafiz.